हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इन्फ्लुएंशियल लर्निंग। तो उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। जिस तरह के आपने हमारा थंबनेल देखा, हमारा थंबनेल था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर। तो आज का टॉपिक हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे करेंगे। हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है और वो किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है। कहते हैं रेजिस्टेंस इज़ द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ सब्सटेंस टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम लोगों ने जिस तरह कल प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि ओहम्स लॉ क्या होता है, और ओहम्स लॉ में हम लोगों ने बताया था कि वी, आई और आर का क्या रिलेशन होता है, कि आई और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, और करंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो यानी जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना कम करंट फ्लो करेगा। तो आज हम बात करते हैं रेजिस्टेंस पे कि रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। बेसिकली रेजिस्टेंस हम कहते हैं कि एक हिंड्रेंस है, या हम एक ब्लॉक रखते हैं करंट के सामने कि करंट फ्लो ना कर सके। आप इस तरह समझे कि रेजिस्टेंस हम लोग करंट को जितनी मुश्किलात हम देते हैं कि वो कम से कम फ़्लो करे, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कि हम इतनी ऑपोजिशन उसको ऑफ़र करते हैं कि वो जितना मिनिमम से मिनिमम फ़्लो हो सके, उसको हम कहेंगे कि ये रेजिस्टेंस है। दिस ऑपोजिशन अकर्स बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंसेस विच ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये ऑपोजिशन किधर होती है? बिटवीन बिकॉज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, कि हमारे पास गिवन मटेरियल के अंदर एटम्स भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो जब एटम और मॉलिक्यूल फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को ख़राब करते हैं तो हम कहते हैं कि ये रेजिस्टेंस आती है। सर्टेन सब्सटेंसेस मेटल्स सच एज सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम ऑफर वेरी लिटिल ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। इट मे बी नोटेड दैट द रेजिस्टेंस इज़ द इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय अ सब्सटेंस। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट मटेरियल सच एज सिल्वर, कॉपर और एल्युमिनियम है, ये बहुत कम रेजिस्टेंस फ्लो ऑपोजिशन ऑफर करते हैं। तो जब ये कम ऑपोजिशन ऑफर करते हैं तो इन मटेरियल से, जैसे सिल्वर, कॉपर और एल्युमिनियम से ज़्यादा करंट फ्लो करता है। इसी तरह कहते हैं इट मे बी नोटेड दैट हियर दैट रेजिस्टेंस इज़ द इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय अ सब्सटेंस। हम इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन की हम फ्रिक्शन की एग्जांपल भी रेजिस्टेंस के साथ जोड़ सकते हैं कि रेजिस्टेंस एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन भी होती है। फ्रिक्शन हमने क्या कहा था कि फ्रिक्शन वो होता है जो हमारे पास किसी भी मोशन को रोकता है, तो मोशन को इजीली फ्लो चलने नहीं देता, मोशन को स्टॉप करता है, तो उसको हम कहते हैं वो फ्रिक्शन है। तो रेजिस्टेंस का भी सेम काम है। ये क्या करता है? ये मोशन ऑफ करंट को रोकता है कि करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो ना हो सके, तो हम कहते हैं उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, ईच कोलिजन रिजल्टिंग इन लिबरेशन ऑफ मिनट क्वांटिटी ऑफ हीट। अब इस तरह होता है कि अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, तो उस सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं और एटम्स भी मौजूद हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और अगर उस सब्सटेंस के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या होगा कि उसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स की तादाद भी ज़्यादा होगी। जब उनकी तादाद ज़्यादा होगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब इन एटम और मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेंगे, तो हमने पढ़ा था कि कोल्यूशन जब भी होती है तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट जो होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। यानी अगर हम कहते हैं कि अगर एक साइकिल है, उसको एक गाड़ी मारती है, ठीक है, तो साइकिल हमारे पास क्या होता है कि वो अगर एक रेस्ट में भी होगी और गाड़ी मूविंग स्पीड से आ रही होगी, और जब वो साइकिल को हिट करती है तो साइकिल भी मोशन स्टार्ट करती है। तो क्या होता है कि जो गाड़ी का जो कुछ पार्ट ऑफ मोशन है वो ट्रांसफ़र होता है साइकिल में। बिल्कुल इसी तरह कि जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो थोड़ा सा पार्ट ऑफ हीट या थोड़ी सी एनर्जी जो होती है उनकी लॉस हो जाती है। ठीक है, हम कहते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ ओहम। इसी तरह हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो है ओहम, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल नोन एज ओमेगा। ठीक है, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ डिफाइन एज, अब कल हम लोगों ने पढ़ा था कि वी इज़ इक्वल टू आई आर, हम लोगों ने डिस्कवर किया था विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ। तो अगर इसमें हम आर को अकेला छोड़ते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है वी डिवाइडेड बाय आई। तो आर और आई का फिर इन्वर्स रिलेशन आता है कि जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ करंट कम होगा। इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज सेट टू बी 1 ओहम, कि रेजिस्टेंस एक वायर के अंदर 1 ओहम कब होगी? जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एंड्स, जब उस वायर के दोनों एंड्स यानी पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड के दरमियान जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज़ इक्वल टू 1 एम्पेयर। इसी तरह हम बात करते हैं फैक्टर्स अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। रेजिस्टेंस क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट नहीं होती, तो वो हमारे पास की बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उन फैक्टर्स की वजह से हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस कम है या ज़्यादा है। When electrons flow through a wire, they experience resistance and lose energy. As electrons flow on a longer path, they lose more energy. It is obvious। अब हम इस तरह हुआ कि रेजिस्टेंस
को चेक करने के लिए कि वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए। जब वो एक्सपेरिमेंट्स का रिज़ल्ट आया तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, अभी हम आगे देखते हैं। कहते हैं कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है लेंथ की। अब आप इस तरह करें कि हम एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर लेते हैं। हम एक लेते हैं वायर 5 मीटर की और एक हम वायर लेते हैं 10 मीटर की। अब 5 मीटर वायर की लेंथ जो है वो उसमें रेजिस्टेंस कितनी होगी और 10 मीटर लेंथ की वायर में कितनी रेजिस्टेंस होगी। तो अगर हम 5 मीटर वाले देखें तो 5 मीटर में, क्योंकि हमने कहा है कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो अगर हम 5 मीटर वाला कंसिडर करेंगे तो 5 मीटर वाले में क्या होगा कि रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है, और करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। इसी तरह अगर हम 10 मीटर वाली कंसिडर करते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, करंट कम फ्लो करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम लॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी वायर्स लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में हमारे पास ज़्यादातर मटेरियल कॉपर यूज़ होता है। तो कॉपर का क्या है कि कॉपर हमारे पास उनकी रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो बढ़ती है, ठीक है। सेकेंडली उनकी लेंथ भी मैटर करती है। हम कहते हैं कि हमने ट्रांसफार्मर से कनेक्शन लिया और हमारे घर तक गया, फिर भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कम आ रही है। उसका मसला क्या होता है कि हमारे पास उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे घर की लाइंस तक नहीं पहुंच सक रहे होते। वो क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर से लेकर हमारे घर तक की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। जब ज़्यादा लेंथ होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम से कम फ्लो करेगा। सिमिलरली कहते हैं इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हम कहते हैं रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी जितनी छोटा एरिया होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। अगर हम बात करते हैं एरिया और स्पीड की, तो हमने क्या कहा था कि अगर हम एक पाइप लेते हैं, पानी का पाइप, और पाइप का हम क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज़ करते हैं बाय पुटिंग अ थंब ऑन इट्स फेस। हम उसके जहाँ से पानी निकल रहा होता है वहाँ पर अगर हम एक थंब रख दें, हाफ थंब, तो उसकी जो पानी की जो स्पीड होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसी तरह हम कहते हैं कि जब हम एरिया डिक्रीज़ करते हैं तो स्पीड इंक्रीज़ होती है। इसी तरह हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस में हम क्यों कहते हैं कि एरिया स्मॉल होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अब देखें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक एरिया से पास हो रहे हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर उस एरिया को हम छोटा से छोटा बिल्कुल नैरो कर दें तो क्या होगा, पहले एक फ्री इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, तो रेट ऑफ करंट जो होगा वो स्लो हो जाएगा। सेकेंडली हमारे पास कॉल्यूजन्स होंगी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन कहेगा मैं पहले जाता हूँ, दूसरा कहेगा मैं पहले जाता हूँ, तो उसकी वजह से जो स्मॉलर जो छोटा सा सुराख होगा उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए मूव करना वो डिफ़िकल्ट होगा। तो उस केस में हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा होगी जब हमारे पास स्मॉलर एरिया होगा। देयरफॉर थिकर वायर्स हैव लेस रेजिस्टेंस पर मीटर वायर विच विल कॉस्ट लेस एनर्जी। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हमारे पास थिकर वायर्स आती है, मोटी वायर्स आती हैं, ठीक है, जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केस में हमारे पास रेजिस्टेंस कम होती है। वो क्यों? क्योंकि अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इतना ज़्यादा एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो विदाउट कल्यूजन जा सकते हैं, तो हम कहते हैं कि नो लॉस ऑफ हीट। तो जब लॉस ऑफ हीट नहीं होगी तो एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, जब एनर्जी वेस्ट नहीं होगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से दूसरी साइड बहुत ईजिली जा सकते हैं। सिमिलरली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करती है कि किस तरह का मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, वेदर हम कंडक्टिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं या इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग ये होगी। फिर कंडक्टिंग मटेरियल में हम देखते हैं कि कंडक्टिंग मटेरियल्स में भी हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ मटेरियल्स आते हैं जिसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो उनको भी कंसिडर करना ज़रूरी होता है। क्योंकि किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा होंगे तो क्या होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है। अगर हम कहते हैं किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और करंट कम फ्लो करेगा। एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फॉर द फर्स्ट टाइम 3 पॉइंट्स कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, द रेजिस्टेंस द लेंथ ऑफ द कंडक्टर R इज इक्वल टू L/A। सिमिलरली हम कहते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब किस तरह ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के? अगर हम एक मटेरियल लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, उसके अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी हैं, एटम्स भी हैं। तो अब हमने कहा था कि जब इनकी कॉल्यूजन होती है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो हीट लॉस ज़्यादा होता है, क्योंकि कॉल्यूजन की वजह से एनर्जी जो होती है वो हमारी वेस्ट होती है। तो जब हम बात कर रहे हैं किसी भी एक मटेरियल की, ठीक है, जिसके अंदर ये तीनों क्वांटिटी ज़्यादा हैं, तो अब क्या होगा कि अगर हम उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव मोर वायलेंटली। जब वो मोर वायलेंटली मूव करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ हमारे क्या होगा, टकराएंगे। जब टकराएंगे तो बहुत सी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाएगी। जब वेस्ट होगी तो गिवन मटेरियल विल स्टार्ट हीटिंग अप। तो जब एक गिवन मटेरियल हीट अप होना शुरू होता है तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, क्योंकि वो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक रास्ता नहीं मिल रहा
जिसके के ज़रिए वो ईज़िली फ़्लो कर सके। तो जब हम एक मटेरियल की टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली उनका कोलिजन रेट भी बढ़ा रहे हैं। जब कोलिजन रेट बढ़ा है तो वो गिवन मटेरियल हीट अप हो रहा है, जब वो हीट अप हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है, जब रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो टेम्परेचर तो हमारे पास करंट जो है वो कम से कम फ़्लो हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी तो कोलिजन में वेस्ट हो रही है। कहता है फ्रॉम द फर्स्ट 3 पॉइंट्स, ये जो 3 पॉइंट्स हमने ले लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इन्वर्सली टू एरिया एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। ये हमने कहा कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेंथ की और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ए के। हमने फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को सम अप कर लिया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये ले लिया, और इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर थी तो हमने कहा कि ये चीज़ भी बराबर हो जाएगी, तो हमने इसको कंबाइन करके लिख दिया R इज़ इक्वल टू L/A। तो जब भी हम कांस्टेंट रिमूव करते प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट चाहिए होता है। इस जगह पर कांस्टेंट क्या है, रो, वेयर P ग्रीक लेटर रो इज़ अ कांस्टेंट एंड इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल। तो जो रो होगा वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है और कंडक्टिविटी क्या होती है, इन दोनों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, और इन दोनों का डिफरेंस मैं इंशाल्लाह कल वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अभी समझाता हूँ तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। इस पर हम डिटेल वीडियो कल बनाएंगे जिसमें हम रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के डिफरेंस को बताएंगे। इसके अलावा परसों हम एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम बताएंगे कि टेम्परेचर का अफेक्ट स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी पर किस तरह होता है। फिर उसके बाद रिमेनिंग टॉपिक्स भी हम इसी तरह कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको रेजिस्टेंस समझ आया होगा। छोटा सा टॉपिक था, मैंने कहा कि छोटी सी वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो कोई भी नहीं दिखता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको डिटेल और मज़ीद समझा दूंगा। रेजिस्टेंस से रिलेटेड नेक्स्ट 2 लेक्चर्स भी हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।